dear children, today we will read about the powers of the executives. This is the page number 222 and chapter number 13 of civics part. So let's start. Powers of the executive: appointment of the prime minister and other ministers, work relating to appointments, legislative powers, financial powers, judicial powers, and in the judicial powers, powers with respect to armed forces, political power, and pardon power. So at first, the appointment of the prime minister and other minister. After the election to the House of the People, the president appoints the leader of such party as prime minister which has won the election with majority. If any one party has not secured majority, then the president at his/her discretion appoints such person as prime minister who can give a stable government after obtaining vote of confidence from the house. अब इलेक्शन होने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं. जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वह अपना लीडर को प्रेजेंट करती है और फिर उसे प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाती है. यदि कोई पार्टी ऐसी है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको हाउस से उसे ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके. मीन्स जो लोकसभा का जो विश्वास प्राप्त कर सके और एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके ऐसे व्यक्ति का फिर वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं. वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, यू विल रीड इट. एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स, that means विधायी शक्तियाँ. So the president is an integral part of the parliament. The president has following powers in respect of the legislature. First, to summon the parliament to hold the session, to adjourn it and to dissolve it, to address combined session of both the house of parliament after every general election and thereafter every year, to nominate 12 members to the Council of States from amongst persons having special quality in the field of art, literature, music or any other such field, and to give assent to the bills passed by the parliament. तो जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो संसद के अधिवेशन को बुला सकते हैं, उनको स्थगित कर सकते हैं और साथ साथ वो उनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं. हर चुनाव के बाद तथा हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में एक कंबाइंड सेशन को बुलाते हैं. उनको बुलाने का, उसमें अभिभाषण देना उनका काम होता है. इसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जिन्हें आर्ट की, लिटरेचर की, म्यूज़िक और दूसरे फील्ड में अच्छी जानकारी हो. और इसके साथ साथ वो जो पार्लियामेंट है उसमें जो बाकी के जो बिल्स होते हैं उनमें उनको भी वो स्वीकृति प्रदान करते हैं. और ये संसद का जब शांति काल होता है, विराम काल होता है, तो उसमें वो ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट करते हैं, जो मीन्स ऑर्डिनेंस अध्यादेश भी जारी करते हैं. नाउ हियर इज़ फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. जो लोकसभा होती है उसमें कोई भी बिल जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसमें होना ज़रूरी है. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वह बिल जो होता है वह पेश नहीं किया जाता है हाउस में. ना जुडिशियल पावर्स, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार होता है. जब सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब तरफ से यदि किसी को कोई सज़ा दी गई है तो सिर्फ राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है फिर लास्ट में कि उससे उम्मीद लगा सकता है व्यक्ति कि उससे शायद माफ़ी मिल सकेगी. इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ऑल्सो अदर जजेस ऑफ दीज कोर्ट्स.
The president is the supreme commander of the armed forces, navy, army and air force, and the president entertains the heads of states, diplomats and other political delegates from foreign countries. तो ये सारे पावर्स एक हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो अलग अलग फील्ड हैं, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, पॉलिटिकल पावर, ये सारे पावर हमारे देश में एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं. Now, the emergency powers of the president. The president may declare emergency in the country in cases of external aggression, internal armed uprisings, constitutional failures in states or financial crisis. The emergency can be declared by the president only on the advice of the cabinet. अब देश पर यदि किसी भी तरह की विपत्ति हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो राष्ट्रपति उसमें इमरजेंसी या आपातकाल लागू कर सकते हैं, लेकिन वह जो आपातकाल की घोषणा करते हैं वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हो सकता है. Next, from the report of the governor or from any other source, when the president has reason to believe that the administration of a state is not running as per the provisions of the constitution, then the president, with prior approval of the central cabinet, may impose president's rule in that state. Approval of both of the houses of the parliament is necessary on any such declaration within 2 months of such declaration. यदि राज्यपाल की रिपोर्ट से या फिर कोई दूसरे तरीके से यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि किसी भी राज्य का जो शासन है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं. लेकिन यह 2 माह के अंदर ही संसद के दोनों सदनों में इसकी पुष्टि आवश्यक है. When the president has reason to believe that severe financial emergency has arisen in the country, she may impose financial emergency in the country. यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट हो गया है पैदा, तो वह आर्थिक आपातकाल भी लागू कर सकते हैं. Now, the Prime Minister and the Cabinet of Ministers. The executive power of the government rests in the President and the Council of Ministers, whose real head in the Prime Minister. In the parliamentary form of government, the post of the Prime Minister is of special significance. जो शासन है हमारे देश का, उसकी जो मेन शक्ति है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका मेन जो है वास्तविक जो लीडर होता है वो होता है प्रधानमंत्री. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रधानमंत्री का एक विशेष महत्व होता है. प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में जिस दल को बहुत ज़्यादा मत होते हैं, वोट मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नेता को इनविटेशन देता है, आमंत्रित करता है. और यदि लोकसभा में किसी दल को क्लियर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो वह अपने स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त करके स्थिर सरकार प्रदान कर सके. Here are given the powers of the Prime Minister. First power is leader of the House of People, formation of the cabinet, allocation of departments, intervention in the departments and function of the ministers, removal of minister, preside over the meetings of the cabinet, work relating of appointment, authorized speaker, son of government, authorized spokesperson of the government, जनरल इलेक्शन, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शंस. तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स हैं. चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड देम डीपली एंड वर्ड टू वर्ड. आई एम गिविंग यू ओनली समरी. So, leader of the House of People, the Prime Minister makes a pronouncement of important policies of the government in the House. Appointments of members of the cabinet are made by the President only as per the advice of the Prime Minister. Allocation of departments or change in the departments of minister is done by the Prime Minister. Although the ministers of the representative departments function and do work as per the policies of the government, but the Prime Minister may intervene in the work of any department as per need.
The members of the cabinet can remain in their office only till they enjoy the confidence of Prime Minister. The Prime Minister presides over the meeting of the cabinet. The Prime Minister also approves the subjects to be put up before the cabinet. The President of India has powers of making appointments, but all appointments are made only on the advice of the Prime Minister. And the Prime Minister is the authorized spokesperson of the government in the country, so also in foreign countries. And the Prime Minister is the popular leader of the country, and normally the elections are contested in his or her name. तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नमेंट की जो महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं उनकी घोषणा सदन में प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इसके साथ साथ मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के परामर्श से ही राष्ट्रपति करता है। इसके साथ मंत्रियों के जो उनको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं, और आवश्यकता अनुसार वह उसमें चेंजेस भी कर देते हैं। मंत्री के विभाग जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, हालांकि वो कार्य सरकार की नीतियों के अनुसार ही संचालित होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसमें जैसी अगर आवश्यकता हो तो उसमें बदलाव कर सकते हैं या सुझाव या मार्गदर्शन दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पर ही अपने पद पर रह सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांगे तो उसे वो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने का अधिकार है, पर सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो देश में और विदेश में सरकार का एक मेन लीडर होता है, अधिकृत प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है, और जब चुनाव होते हैं तो वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री का फेस सामने रखकर ही लड़े जाते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। Children, you have to read the chapter deeply and word to word. I will give you only summary. The cabinet is a small but more effective part of the Council of Ministers. The Council of Ministers comprise the Prime Minister and all other members. Ministers are of three categories: Cabinet Minister, State Ministers, and Deputy Ministers. And the head of the Council of Ministers is the Prime Minister. मंत्रिपरिषद होती है पूरी, उसका आकार में छोटा लेकिन शक्तिशाली भाग जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्री आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, फर्स्ट कैबिनेट मंत्री, सेकंड स्टेट मिनिस्टर मीन्स राज्य मंत्री, एंड थर्ड डेप्यूटी मिनिस्टर मीन्स उप मंत्री। नाउ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Supremacy of the Prime Minister, joint responsibility, secrecy. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. He or she plays an important role in framing of policies of the government. Also, he or she presides over the meetings of Council of Ministers, selection of minister, distribution of work, etc. Now, joint responsibility. The Council of Ministers are jointly responsible to the Parliament for any act of a minister. Only minister of the concerned department is not responsible, but the whole Council of Ministers is responsible for that act. Now, secrecy. Whole proceedings of the cabinet are secret. No minister can make it public. A minister has to take oath of secrecy before taking over the post. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, सारी बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों का चयन करना, उन्हें डिपार्टमेंट बांटना, उनको पद से हटाना, ये सारा काम प्रधानमंत्री का ही है, और शासन की नीतियों का निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है तो सिर्फ वो संबंधित विभाग ही जिम्मेदार नहीं होता उसके लिए, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेदार होती है। सारे मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और कोई भी मंत्री कोई भी गोपनीय कार्रवाई को प्रकट नहीं कर सकता है। नाउ पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So the powers of the Council of Ministers are formulation of policies, matters relating to appointments, matters relating to finance,
एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में देश की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड फॉरेन यदि कोई भी समस्याएं हैं तो वो मंत्रिपरिषद जो होती है सारे पहलुओं पर पहले विचार करती है, उसके बाद कोई भी कानून या नियम बनाते हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जैसे कि एम्बेसडर्स हैं, गवर्नर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये जो है मंत्रिमंडल का कार्य ही है, वो ही इन सब की नियुक्ति करते हैं। एंड रिलेटिंग टू फाइनेंस में देश के जितने भी आय होगी या खर्च होंगे उसका नियंत्रण जो है मंत्रिमंडल के हाथों में ही होता है। वित्त मंत्री जो होते हैं वो बजट तैयार करते हैं, मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि बजट को लोकसभा यदि परमिशन नहीं देती, यदि स्वीकृति नहीं देती तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद जो है वो समय समय पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते रहते हैं और जो प्रेसिडेंट है वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, उन्हें वो माननी ही पड़ती है। Children, we will read about the judiciary in the next video.